आज का हमारा टॉपिक है अवकलन, डिफरेंशिएशन। अभी तक आपने बेसिक मैथमेटिक्स, जिनमें समीकरण, द्विघातीय समीकरण, घातांक, इंडिसेस, लॉगरिथम और एपीजीपी एंड एचपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, व्यवहारात्मक श्रेणी के बारे में जान लिया है। अब उससे आगे अब अवकलन की तरफ आ रहे हैं। तो अवकलन क्या होता है, इसके बारे में बात करें। यदि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, कोई फलन है, तो x में परिवर्तन से y में परिवर्तन होता है। ये जो x है, इसके कारण y बदलेगा। x में परिवर्तन से y में होने वाले परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज, यानी x में जो परिवर्तन होगा उसके कारण y में जो परिवर्तन हुआ, वो दर क्या है उस परिवर्तन की। ये दो प्रकार की होती हैं। एक परिवर्तन की औसत दर होती है, दूसरी परिवर्तन की तात्कालिक दर होती है। क्योंकि आपके सिलेबस में सिंपल डिफरेंशिएशन है, साधारण अवकलन या सरल अवकलन, जिसका हमें अध्ययन करना है, तो हम उसी तक रहेंगे। तो x में परिवर्तन के कारण y में होने वाला जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन की दर दो प्रकार की होती है। एक परिवर्तन की औसत दर, एवरेज रेट ऑफ चेंज, x में परिवर्तन को डेल्टा x यानी x2 माइनस x1, इसके कारण y बदलेगा, डेल्टा y, y2 माइनस y1। ये जो है डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसको y कहते हैं, बटा कह रहे हैं, जिसको आपने बटा सही के रूप में पढ़ा है। यहाँ हम उसको डेल्टा y बाई डेल्टा x कहते हैं। x में एक इकाई परिवर्तन के कारण y में होने वाला परिवर्तन डेल्टा y बाई डेल्टा x परिवर्तन की औसत दर है। ठीक है। दूसरा परिवर्तन की तात्कालिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब जो ये x में परिवर्तन हुआ एक इकाई का, ये परिवर्तन घटता चला जाए, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो। यदि x डेल्टा x यानी x में जो परिवर्तन है वो बहुत कम हो, टेंस टू जीरो, शून्य की ओर हो, जीरो तो नहीं लेकिन जीरो की ओर, जीरो के बहुत निकट हो, अर्थात x में अति सूक्ष्म परिवर्तन हो, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x बन जाएगा dy बाई dx। ठीक है। और यह dy बाई dx है जो ये परिवर्तन की तात्कालिकता है। इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू dy बाई dx। ये परिवर्तन की तात्कालिक दर, जिसको हम अवकलन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस चीज़ को और थोड़ा सा क्लियर करें कि यदि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एक फलन है, तो इसका जो वक्र है, मान लीजिए इससे बनने वाला वक्र हमने, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, आप जानते हैं मूल बिंदु है। तो जो वक्र है वो ये बना, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इस फलन से ये वक्र बना, मान लीजिए। अब इस a बिंदु पर देखिए आप, a से b, ये दो बिंदु हैं a और b। इन बिंदुओं के बीच में परिवर्तन जो x और y में हुआ है वो देखिए। a से b पर जब हम जाते हैं तो x में परिवर्तन कितना हो रहा है, b से एक लंब डाल दीजिए x अक्ष पर, और ये इस लंब पर एक, इसको a को आगे बढ़ा दीजिए बिंदु को। तो a से b पर जब हम गए तो x में परिवर्तन जो है, क्योंकि x अक्ष इस ये है और y अक्ष ऊपर की ओर है, वर्टिकल जो अक्ष है, तो x में परिवर्तन डेल्टा x और y में परिवर्तन हुआ डेल्टा y।
या तो y2 माइनस y1 के रूप में, OY2 माइनस OY1, ये डेल्टा y है। यहाँ ना आप माप लीजिए, चाहे यहाँ माप लीजिए, दोनों बराबर आएंगे। या फिर और x में परिवर्तन को OX2 माइनस OX1, तो ये ही तो परिवर्तन हुआ है। तो x में परिवर्तन डेल्टा x और y में परिवर्तन डेल्टा y। तो इस वक्र का जो ढाल होगा डेल्टा y बाई डेल x, डेल्टा x। अब वक्र का ढाल आप जानते हैं लंबट आधार होता है, BC लंब है और AC आधार है, BC बाई AC। ठीक है। अब यदि लिमिट लागू करें, जो ये B बिंदु है, अभी तो ये बहुत दूर है, एक चाप के रूप में है, लेकिन ये धीरे 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 खिसक के और A की तरफ चला आए और A के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाए, यानी x में परिवर्तन बहुत कम हो, डेल्टा x बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये जो डेल y या डेल्टा y बाई डेल्टा x है, ये फिर बदल जाएगा dy बाई dx में। इसको हम कहते हैं, जो dy बाई dx है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का अवकलज कहलाता है। ये होता है अवकलन। ठीक है। अवकलन या चलन कलन, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये U है, ध्यान रखना, CALCULUS। डिफरेंशियल कैलकुलस के जो कितने प्रकार होते हैं, या अवकलन कितने प्रकार का होता है? तो अवकलन 3 प्रकार का होता है। एक सरल अवकलन, सिंपल डिफरेंशिएशन, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। सरल अवकलन में क्या होता है? जब किसी फलन में केवल एक स्वतंत्र चर हो, तो उस स्वतंत्र चर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आश्रित चर में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए सरल अवकलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने जो फलन लिया उसी को वापस ले रहे हैं। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एक फलन है। यहाँ x जो है यह स्वतंत्र चर है और y है जो आश्रित चर है। इस x में परिवर्तन के कारण y में परिवर्तन होगा। ठीक है। इस परिवर्तन की दर को ज्ञात करना हो तो ये एक सरल अवकलन का उदाहरण होगा। तो इसको dy बाई dx जब हम निकालेंगे तो सरल अवकलन होगा। दूसरा जो अवकलन का प्रकार है वो होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। जब एक से ज़्यादा स्वतंत्र चर हों फलन में, तो उस स्थिति में हम किसी एक चर में परिवर्तन का प्रभाव फलन पर ज्ञात करना चाहें, दूसरे को स्थिर रखते हुए, तो आंशिक अवकलन किया जाता है। जैसे ये एक फलन है z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। अब यहाँ देखिए दो स्वतंत्र चर हैं हमारे इस उदाहरण में, तो एक ही स्वतंत्र चर x था, लेकिन यहाँ हमने दो स्वतंत्र चर लिए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उस स्थिति में अब x में परिवर्तन का प्रभाव z पर जानना हो तो y को स्थिर रखते हुए जानेंगे, क्योंकि एक साथ नहीं जान पाएंगे, और जब y में परिवर्तन का प्रभाव z पर जानेंगे तो उसके लिए x को स्थिर रखेंगे। तो यह आंशिक अवकलन कहलाता है। तो उस स्थिति में क्या होगा? अब जो परिवर्तन का प्रभाव या परिवर्तन की दर जाननी है, तो उसके लिए जो चिन्ह काम में ले रहे हैं ये डेल्टा है या डेल इसे कहते हैं। परिवर्तन किस में? x में। x में परिवर्तन डेल x, इसके कारण फलन बदलेगा, फलन में कोई परिवर्तन होगा, डेल z। ये परिवर्तन है जो इसकी दर अनुपात है या इसको परिवर्तन की दर कहेंगे। तो डेल z बाई डेल x, इसको कहते हैं zx इज इक्वल टू fx, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है ये आंशिक अवकलन। इसी तरह से डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू zy,
या एफ वाई, वाई के सापेक्ष में फलन का अवकलन, ये आंशिक अवकलन होता है। तीसरा जो अवकलन का प्रकार है कुल अवकलन है, टोटल डिफरेंशिएशन। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हों तथा सभी स्वतंत्र चरों में एक साथ परिवर्तन हो तो उस परिवर्तन को जानने के लिए कुल अवकलन की आवश्यकता पड़ती है, तो कुल अवकलन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे उदाहरण लिया, यही ये फलन हम वापस लेते हैं, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। एक से ज़्यादा स्वतंत्र चर हैं, x और y दो स्वतंत्र चर हैं, और अगर यहाँ एक और होता, t होता, f कोई और ले लीजिए वेरिएबल, कोई भी 3 होते, 4 वेरिएबल होते, तो भी मतलब वही होता। तो यहाँ देखिए, तो हम क्या करेंगे, कुल अवकलन करेंगे। अब यहाँ स्थिर नहीं रहा है कोई भी, दोनों ही चर एक साथ बदल रहे हैं, तो एक साथ बदलने के कारण जो फलन में परिवर्तन होगा उसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, कुल अवकलन dz, ये जो है dz, इसका मतलब है कुल अवकलन हो रहा है, इज इक्वल टू, अब सबसे पहले x में परिवर्तन के कारण जो फलन में बदलाव होगा उसे जाने, डेल z बाई डेल x इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस अब y में परिवर्तन का प्रभाव जाने, तो डेल z बाई डेल y इंटू डी वाई। ये जो अवकलन है इसे हम कुल अवकलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये प्रारंभिक बीजगणित जो मैंने आपको घातांक इंडिसेस पढ़ाया है उसमें ये सारा विस्तार से बता दिया है। ये हमारे लिए यहाँ पे अवकलन में और बाकी और दूसरी जगह आगे जाके काफ़ी उपयोगी होंगे, तो आप इनको याद कर लें। ये घातांक के नियम हैं, इसी तरीके से लॉगरिथम्स के नियम है, अवकलन के नियम, वो लघु गणकों के नियम, ये लघु गुणक नहीं है, ध्यान रहे, लघु गणक है, ये लिखने की गलती है, गुणक होता है मल्टीप्लायर, ये है लॉगरिथम्स। और यहाँ पे भी LOGARITHMS है, स्पेलिंग करेक्शन है। ये एक खास बात जो जब मैंने आपको लघु गणक के नियमों के बारे में, लघु गणक के बारे में बताया था, तो ये बात कहा था कि जब भी हम टेबल से वैल्यू देखते हैं तो हमें कॉमन लॉग फॉर्म लॉग की देखनी होती है, यानी लघु गणक का आधार है जो कॉमन लॉग फॉर्म में होगा। और लेकिन उसी टाइम मैंने एक खास बात आपको ध्यान दिलाई थी कि जब भी हम अवकलन करेंगे तो जो हमारा लॉग है वो नेचुरल लॉग होगा, उसका आधार ई पर होगा। तो जैसे ये कॉमन लॉग का एग्जांपल है लॉग ऑफ एक्स बेस ए, या लॉग एक्स जिसे आप कहेंगे, एक आधार है, और ये नेचुरल लॉग है लॉग एक्स आधार ई। तो हम अवकलन करते हैं जब भी, अगर इसमें आधार नहीं लिखेंगे तो भी ये मान लिया जाएगा कि ये प्राकृतिक आधार पर वाला लॉग है और इसी रूप में इसका अवकलन होगा। यदि इस रूप में नहीं है तो आधार परिवर्तन कर लेंगे। अब जैसे ये है लॉग ए, लॉग एक्स आधार ए, तो इसके आधार बदल लेते हैं, लॉग एक्स बेस ई इंटू लॉग ई बेस ए। अब इसे ही कैंसिल हो जाएगा तो लॉग ए लॉग एक्स आधार ए बचता है, ये बराबर होते हैं, ये इसके बराबर है। तो हम इसको प्राकृतिक आधार में बदलकर ही अवकलन कर पाएंगे, ये आपको याद होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगले डिस्कशन में हम अवकलन के जो नियम हैं उन पे बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।